Hello everyone. Hope you all are doing good. Myself डॉक्टर निधि, मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ. अभी फिलहाल इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है. इंडोक्राइन सिस्टम का आज थर्ड लेक्चर है. चलो कंटिन्यू करते हैं सेशन हमारा. कंसेप्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पे हमारा जो जीएस कोर्स चल रहा है वो चल रहा है, उसके एनरोल कर सकते हैं. काफी अच्छा वेटेज है, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा आप सभी. तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है थायराइड ग्लैंड. ठीक है, दिस इज द image of thyroid gland. This is the thyroid cartilage. This is the trachea part. This is isthmus, and this is our thyroid gland. Right lobe of the thyroid gland and left lobe. This thyroid gland consists of two type of cells: follicular cells and the parafollicular cells. The follicular cell is responsible for the production of T3 and T4. और T3 एंड T4 प्रोडक्शन के लिए हमें दो चीज रिक्वायर्ड होती है, दैट इज आयोडाइड एंड आर टायरोसिन. दिस आयोडाइड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डाइटरी फॉर्म. हमारा थायरोग्लोबुलिन से टायरोसिन का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, एंड द पैराफॉलिकुलर सेल से क्या रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन. इसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखो ये है हमारा इमेज जिसमें ये है फॉलिकुलर सेल्स. दीज ऑल आर फॉलिकुलर. And in the lumen we have colloid. This colloid is the T3 and T4 storage. T3 and T4 कहाँ stored होता है? हमारा lumen में. और किस फॉर्म में stored होता है? colloid के फॉर्म. And these cells, इसे रेज करती हूँ. ये जो सेल्स है सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं और बीच बीच में कुछ अलग से टाइप के सेल्स हैं दैट आर नोन एज पैराफॉलिकुलर सेल्स. तो पैराफॉलिकुलर सेल से क्या रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन. और फॉलिकुलर सेल से क्या रिलीज होता है? कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? T3 and T4 is produced from the T3 and T4 is produced from the follicular cell. अब दो डायग्राम दिया हुआ है, इनएक्टिव फॉलिकल का और एक्टिव फॉलिकल का. इनएक्टिव फॉलिकल में क्या है? T3 and T4 स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड काफी ज्यादा अमाउंट में. जबकि फॉलिकुलर एपिथेलियम इसमें जब देखेंगे एक्टिव फॉलिकुलर में तो फॉलिकुलर एपिथेलियम इनलार्ज्ड है एंड कोलॉइड का स्टोरेज आउट है क्या है? लेस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे T3 एंड T4 का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है. ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव फॉलिकल में ये स्टोर्ड फॉर्म में हमारे कोलॉइड के फॉर्म में स्टोर्ड है. अब आ जाते हैं रेगुलेशन. वी ऑल नो इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी. पिट्यूटरी इज आवर मास्टर ग्लैंड. तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा. दिस इज गोइंग टू स्टिमुलेट आवर पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी से क्या निकलेगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज गोइंग टू स्टिमुलेट आवर थायराइड ग्लैंड टू रिलीज T3 एंड T4. जब इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो T4 का ज्यादा होता है, 90% अराउंड प्रोड्यूस होता है एंड 10% ओनली T3 का प्रोडक्शन होता है. बट एक्शन जो होता है हमारे पेरिफेरल टिश्यू में दैट इज डन बाय द T3. तो क्या होता है हमारे पेरिफेरल टिश्यू में? T4 is converted into T3. This process is known as peripheral conversion. ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू में हमारा T4 कन्वर्ट हो जाएगा T3 में and its action will be seen on the target tissues. जैसे ही T3 and T4 का लेवल हमारा इंक्रीज होगा ब्लड में, it is going to give the negative feedback to both pituitary and hypothalamus. That's how our T3 and T4 production is regulated. Is this clear with everybody? चलो नेक्स्ट डायग्राम है, सेम है. थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड पे जैसे T3 का स्टिमुलेशन होगा तो हमारा क्या होगा? T3 एंड T4 का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, यही हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जो भी हमने पहले पढ़ा था. इसमें थायराइड फॉलिकल्स है, फंक्शनल यूनिट हमारा कोलॉइड है, T3 and T4 यहाँ stored है, and some different cells are there that are parafollicular cell which is responsible for calcitonin formation. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो सेल के दो पार्ट हो गए. एक जो ब्लड के साइड है दैट इज नोन एज, ये जो ल्यूमन के साइड है दैट इज नोन एज अपाइकल साइड. ठीक है, कोलॉइड के साइड या ल्यूमन के साइड कह लो तो वो उसको उस साइड को फॉलिकुलर के सेल के उस साइड को हम क्या कहेंगे? एपिकल सेल. और जो ब्लड वेसल के साइड होगा
that is known as basal side. Two side of follicular cell, basal side that is towards the blood vessels, and one that is towards the colloid or toward the lumen, that is known as apical side. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होता है. तो इसमें जो चैनल्स रिक्वायर्ड है, दैट इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल, दैट इज सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर एंड आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर. तो ये हमारा क्या है, फॉलिकुलर सेल है. फॉलिकुलर सेल ये ब्लड वेसल एंड है, और ये हमारा फॉलिकल का कोलॉइड है. तो ये कौन सा एंड हो जाए, कोलॉइड साइड में. कोलॉइड साइड में वी हैव अपाइकल एंड, एंड टुवर्ड द ब्लड वेसल वी हैव बेसोलैटरल एंड. ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर है. अब आ जाते हैं तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसोलैटरल साइड में. दिस इज प्रेजेंट ऑन द बेसोलैटरल साइड. Simporter, as the name suggests, two ions moving in the same direction. That's why it is known as sodium iodide simporter. ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा एरर है, से करेक्ट कर लो. बोथ सोडियम एंड iodide ion is taken inside this follicular cell via the sodium iodide simporter. This simporter is a classical example of secondary active transport. मेन पॉइंट ये है कि थायराइड ग्लैंड में तो ये प्रेजेंट है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर पैरोटिड ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोडीन अपटेक इन पैरोटिड ग्लैंड as well as mammary gland and the placenta. ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के बिसाइड ये प्रेजेंट है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, मैमरी ग्लैंड में एंड द प्लेसेंटा, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोडाइड अपटेक. यहाँ पे एक टर्म आता है, दैट इज वुल्फ-चैकॉफ इफेक्ट. What happened if excess iodide is taken inside this cell, this follicular cell, via the sodium iodide simporter? It is known as Wolff-Chakoff effect. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर, दैट इज आर आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर. आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंजर कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिकल एंड पे प्रेजेंट होता है बिसाइड थायराइड ग्लैंड. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन इनर ईयर. सो क्या होगा, जब भी इस चैनल का मेडिएशन होगा तो वी विल सी एक्शन ऑन बोथ थायराइड एंड ईयर. तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मेडिएशन होगा वी विल सी ग्वाइटर एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. दिस इज नोन एज पेंड्रेंट सिंड्रोम. इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, पेंड्रेंट सिंड्रोम. दैट्स व्हाई इस चैनल को हम क्या कहते हैं, पेंड्रीन चैनल. द सोडियम क्लोराइड एक्सचेंजर इज नोन एज पेंड्रीन चैनल. ठीक है, ये क्या करता है, हमारा आयोडाइड को अपटेक करता है कोलॉइड में, एंड इन एक्सचेंज क्या होता है, क्लोराइड आयन मूव इनसाइड दिस फॉलिकुलर सेल. इज दिस क्लियर? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर एंड आयोडाइड क्लोराइड एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है. फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे कैसे T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होता है. तो अभी तक सेशन क्लियर होगा आई होप. अब आ जाते हैं कैसे हमारा थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, हमारा T3 एंड T4 कैसे प्रोड्यूस. तो ये हमारा फॉलिकुलर सेल है, ये ब्लड वेसल एंड है, ये कोलॉइडल साइड. तो क्या हुआ, सोडियम एंड आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू क्या हुआ, सोडियम एंड आयोडाइड बोथ टेकन इनसाइड दिस फॉलिकुलर सेल. ठीक है, थायरोग्लोबुलिन सिक्रीशन होगा फॉलिकुलर सेल में, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो हमारा कोलॉइड में आएगा. और क्या होगा, हमारा जो आयोडाइड आयन सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू आया, that is taken inside the colloid via this pendrine channel. पेंड्रीन चैनल के थ्रू ये कोलॉइड में आ गया. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, हमारा आयोडीन का आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, एंड जैसे ही ये हमारा थायरोग्लोबुलिन का सिक्रीशन हुआ, कॉन्जुगेशन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन विल स्टार्ट. हमारा दो चीज का फॉर्मेशन होता है, मोनो आयोडाइड टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन. ठीक है, अब मोनो आयोडो टायरोसिन डाई आयोडो टायरोसिन से कंबाइन करता है, T3 का प्रोडक्शन होता है. Two molecules of diiodotyrosine combine करता है, हमारा T4 का प्रोडक्शन होता है, and these are stored in this colloid in the form of colloid. colloid के फॉर्म में ये यहाँ स्टोर्ड होता है, up to 2 to 3 months ये यहाँ स्टोर्ड होता है. ठीक है, T3 and T4 is stored in the colloid up to 2 to 3 months. ठीक है, सेम डायग्राम है, इसमें भी आप देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको. ये हमारा क्या है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. फॉलिकुलर सेल के बेसल एंड पे वी हैव सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. सिम्पोर्टर क्या करेगा, हमारा सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कराएगा.
ठीक है, iodine is taken inside the follicular cell and via the pendrine channel it is taken toward the colloidal side. ठीक है, और हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन होगा थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स का. थायरोग्लोबुलिन का एक्सोसाइटोसिस होगा, कहाँ होगा, कोलॉइड में. कोलॉइड में हमारा आयोडीन आ गया, थायरोग्लोबुलिन आ गया. कॉन्जुगेशन रिएक्शन विल स्टार्ट, मोनोआयोडोटायरोसिन डाइआयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा, फिर हमारा T3 एंड T4 का प्रोडक्शन. ठीक है, मूविंग फर्दर देखो क्या होता है, थायरोकोलॉइड में थायरोग्लोबुलिन आएगा तो वो क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन अगर कंबाइन होता है टायरोसिन तो डाइआयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा. 1 मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा आयोडीन तो हमारा मोनोआयोडोटायरोसिन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइआयोडोटायरोसिन का फॉर्म कॉन्जुगेशन होगा तो हमारा T4 का प्रोडक्शन होता है. and 1 molecule of monoiodotyrosine और 1 molecule of diiodotyrosine का conjugation होगा तो हमारा T3 का प्रोडक्शन होता है. T4 का प्रोडक्शन 90% है, T3 का प्रोडक्शन 10% है. और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारा टिश्यू पे टारगेट टिश्यूज पे मिलता है दैट इज वाया दिस T3. तो दैट्स वाई क्या होगा, पेरिफेरल टिश्यू में T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3. ठीक है, सेम थिंग इज रिटन आउट हियर. 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोआयोडोटायरोसिन कंबाइन होगा, डाइआयोडोटायरोसिन बनेगा. मोनोआयोडोटायरोसिन जब डाइआयोडोटायरोसिन से कंबाइन होता है तो T3 एक्टिव फॉर्म होता है. बट रिवर्स हो जाए, अगर डाइआयोडोटायरोसिन जाके मोनोआयोडोटायरोसिन से कंबाइन हो जाए तो इनएक्टिव T3 का फॉर्मेशन होता है. 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइआयोडोटायरोसिन कंबाइन करता है तो T4 का प्रोडक्शन होता है. इज दिस क्लियर? और यही कोलॉइड के फॉर्म में स्टोर होता है, कब तक, 2 to 3 मंथ्स तक के लिए स्टोर होता है. और जैसे हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट आएगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से आएगा, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, दिस कोलॉइड विल ब्रेक डाउन एंड T3 एंड T4 विल बी रिलीज्ड इन द ब्लड. T3 एंड T4 का प्रोडक्शन आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब आ जाते हैं हमारी बॉडी में T3 एंड T4 किस फॉर्म में प्रेजेंट. तो 1% से फ्री होता है एंड 99% सब प्रोटीन से बाइंडेड होता है. कौन कौन से प्रोटीन से बाइंडेड होता है, एल्ब्यूमिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ट्रांसथायरेटिन और प्री एल्ब्यूमिन. ठीक है, एल्ब्यूमिन से कितना परसेंट बाइंड होता है, 20%. थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जो बाइंडिंग होता है वो 70% एंड ट्रांसथायरेटिन से 10% बाइंडिंग. ठीक है, प्री एल्ब्यूमिन की बात करें तो प्री एल्ब्यूमिन से हमारा T3, T4 एंड विटामिन ए तीनों का बाइंडिंग होता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ट्रांसथायरेटिन या प्री एल्ब्यूमिन से T3, T4 भी बाइंड होता है और विटामिन ए भी बाइंड होता है. अब डिफरेंस बिटवीन दिस T3 एंड T4 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं. इसका एक्शन कैसा है, रैपिड एक्शन, ये एक्टिव फॉर्म है, ये लेस एक्टिव फॉर्म है एंड इसका एक्शन कैसा है, स्लो. बट ये डिफरेंस है कि T3 का टी हाफ बहुत कम है, दैट इज 1 day ओनली, जबकि इसका लॉन्ग टी हाफ होता है दैट इज 6 to 7 days. इसका सर्कुलेशन में लेवल कैसा होता है, लेस होता है, जबकि इसका मोर होता है. हमने अभी पढ़ा था कितना परसेंट होता है, इसका 90% लेवल होता है और इसका ओनली 10%. फिजियोलॉजिकल एक्शन विल बी सीन बाय दिस T3 ऑलरेडी डिस्कस, जबकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है वो वाया T4. पेरिफेरल टिश्यू में कन्वर्जन होता है जो हमने अभी डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, डीआयोडीनेज. डीआयोडीनेज के प्रेजेंस में क्या होगा, T4 इज कन्वर्टेड इनटू 3. ठीक है, इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर हमारा T3 का एक्शन क्या है. फर्स्ट बात करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो ये क्या करता है, हमारे बीएमआर को इंक्रीज करता है. तो बीएमआर रेस्टिंग कंडीशन में इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ज्यादा होगा. ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगा, बीएमआर ज्यादा है तो हमारे हीट प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज. नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज ऑन द मेटाबॉलिज्म. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज इट इज अ मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन. हमें ये याद रखना है कौन सी हार्मोन का एक्शन कैटाबॉलिक है, कौन से हार्मोन का एक्शन एनाबॉलिक है. तो मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन कौन सा है, हमारा T3 एंड T4 इज द मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन. ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी है तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, कैटाबॉलिक एक्टिविटी विल बी सोन, ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज. लिपिड पे भी सेम एक्शन होगा, कैटाबॉलिज्म करेगा, कोलेस्ट्रॉल को
फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, लाइपोलाइटिक एक्शन विल बी सीन। प्रोटीन में भी सेम थिंग, प्रोटियोलिसिस विल बी सीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, फ्री एमिनो एसिड विल बी इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे कैसा एक्शन। ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट एक्ट लाइक अ अनकपलर, अनकपलर है तो एटीपी जनरेट होगा, हीट विल बी प्रोड्यूस, तो इसका एक्शन कैसा होगा, थर्मोजेनिक एक्शन। दैट्स व्हाई वी कैन से हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्या है, T3 का प्रोडक्शन कम है तो हमारा अनकपलिंग कम होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगा, तो द पर्सन विल बी कोल्ड इंटॉलरेंट। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 का प्रोडक्शन ज्यादा है तो अनकपलिंग ज्यादा होगा, हीट मोर प्रोड्यूस होगा, तो पेशेंट विल बी हीट इंटॉलरेंट। इज दिस क्लियर? अब आ जाते हैं डेवलपमेंटल रोल ऑन द बोन एंड ब्रेन। ये ब्रेन ग्रोथ को भी प्रमोट करता है एंड बोन ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो ब्रेन ग्रोथ में क्या करता है, माइलिनेशन को इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में यानी क्रेटिनिज्म के पेशेंट्स में हमें क्या मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन और स्टंटेड ग्रोथ दोनों ही मिलेगा, क्योंकि बोन ग्रोथ भी अफेक्ट होगा एंड ब्रेन ग्रोथ भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म एंड थायराइड डॉर्फिज्म में या क्रेटिनिज्म में क्या डिफरेंस मिलेगा पेशेंट में। पिट्यूटरी डॉर्फ पेशेंट्स में हमें केवल स्टंटेड ग्रोथ मिलेगा, वाइल अगर हम बात करते हैं क्रेटिनिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जो डॉर्फिज्म मिलता है उस केस में क्या होगा, विद स्टंटेड ग्रोथ यहाँ पे हमें मेंटल रिटार्डेशन विल आल्सो बी सीन। ये मेजर डिफरेंस आ जाता है हमारा पिट्यूटरी डॉर्फ एंड थायराइड डॉर्फ। इज दिस क्लियर? मूविंग ऑन द हार्ट, कैसा एक्शन है इसका, स्टिमुलेटरी एक्शन। किसके थ्रू एक्ट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू एक्ट करता है, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है तो हार्ट रेट इंक्रीज करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर क्लिनिकल पार्ट की बात करें, जब थायराइड स्ट्रॉन्ग होगा, थायराइड स्ट्रॉन्ग है तो हम दे सकते हैं प्रोपेनोलॉल विच इज अ बीटा ब्लॉकर। वी ऑल नो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू ये एक्ट नहीं करेगा T3 हमारा, तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द केसेस ऑफ थायराइड स्टॉप। जीआई पे कैसा एक्शन है, हमारा जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। रेस्पिरेशन पे कैसा एक्शन है, स्टिमुलेटरी एक्शन, हमारा टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। रिप्रोडक्शन पे कैसा एक्शन है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वी विल सी द ओलिगोमेनोरिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें पॉलीमेनोरिया मिलता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है। अब आ जाते हैं पिक्चर कि डिसऑर्डर हाइपोसिक्रेशन में हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे एंड हाइपरसिक्रेशन में हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा। तो अडल्ट में हमें हाइपोसिक्रेशन में क्या मिलेगा, मिक्सिडीमा। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस हाइपोसिक्रेशन इज non-pitting edema. In front of tibia, we will see this non-pitting edema of the skin. Non-pitting edema मिलेगा, pre-tibial myxedema, the characteristic feature of hyposecretion of T3. यहाँ पे हमारा क्या होगा, BMR डिक्रीज होगा, BMR डिक्रीज होगा तो we'll see the cold extremities. GI motility डिक्रीज होगा, GI मोटिलिटी डिक्रीज होगा तो हमारा पुअर एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन विल बी सीन। हार्ट पे कैसा एक्शन है, स्टिमुलेटरी एक्शन है, तो हाइपोसिक्रेशन में ब्रैडीकार्डिया एंड हाइपोथर्मिया विल बी सीन। हेवी मेंस्ट्रुएशन विल बी सीन, ऑलरेडी डिस्कस। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल जाएंगे। इन एडल्ट में हमारा जो मिक्सिडीमा है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रीटिबियल मिक्सिडीमा, और इन्फेंसी के केस में और प्रेगनेंसी के केस में क्रेटिनिज्म मिलता है, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया विद शॉर्ट स्टेचर। यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है दैट इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। हाइपोथायरॉयडिज्म का कैरेक्टरिस्टिक सिंड्रोम है दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ T3 लैक है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कैटाबॉलिक एक्शन है तो कैटाबॉलिक एक्शन नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट डिपोजिशन विल बी सीन। कार्बोहाइड्रेट डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन विल बी देयर।
and this water is going to compress our nerve, and due to the compression of nerve क्या होगा, हमारा pain will be there, which is known as carpal tunnel syndrome. ठीक है, फर्स्ट डिसऑर्डर क्लियर. विद द हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 हमें क्या मिलेगा, मिक्सिडीमा मिलेगा एंड क्रेटिनिज्म मिलेगा. इज दिस क्लियर? मूविंग टू द फर्दर, दैट इज हाइपरसिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन विल गोइंग टू लीड टैकीकार्डिया मिलेगा, हमें ट्रेमर्स मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि हार्ट रेट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, कार्डियक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है. तो दैट इज व्हाई वी विल सी द टाइकीकार्डिया एंड ट्रेमर्स. ठीक है, ओलिगोमेनोरिया ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, हमारा मसल वीकनेस, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होगी तो मसल वीकनेस विल बी देयर. बहुत ज्यादा बीएमआर बढ़ा हुआ होगा, स्वेटिंग विल बी देयर. ठीक है, बीएमआर की वजह से स्वेटिंग होगा, काफी ज्यादा वेट लॉस होगा. टैकीकार्डिया ऑलरेडी डिस्कस. मोटिलिटी, जीआई मोटिलिटी क्या होगा, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई डायरिया विल बी सीन. क्लियर? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेंगे हमें हाइपर सिक्रेशन में. इसमें जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रेव डिजीज. इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ठीक है, जिसकी वजह से थायराइड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, T3 का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, एंड वी विल सी ऑल दीज सिम्टम्स इन दिस ग्रेव्स डिजीज आल्सो. Is this clear? Everybody, is this clear? Now moving to the next hormone, that is our calcium, which is produced by, अभी हमने डिस्कस किया था कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है. दिस इज प्रोड्यूस बाय पैराफॉलिकुलर सी सेल. क्लिनिकल पार्ट पे आ जाते हैं. ड्रग फॉर्म ऑफ कैल्सिटोनिन कौन सी होती है, साल कैल्सिटोनिन. ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है, बोन पे क्या होता है, ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट. तो ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है एंड बोन रिसॉर्प्शन होने से प्रिवेंट करता है कैल्सिटोनिन. ठीक है, किडनी पे कैसा एक्शन है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज कैल्शियम सिक्रेशन. कैल्शियम एक्सक्रीशन हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज. ब्लड कैल्शियम इज गोइंग टू डिक्रीज. तो हम कह सकते हैं कैल्सिटोनिन का कैसा एक्शन है कैल्शियम पे, इट इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल पार्ट पे. मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड. ये किस सेल का थायराइड है, कार्सिनोमा है, पैराफॉलिकुलर सेल का. पैराफॉलिकुलर सेल का ट्यूमर है तो कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ऑब्वियसली. So calcitonin is used as a tumor marker for this medullary carcinoma of thyroid. ट्यूमर मार्कर हो जाएगा हमारा कैल्सिटोनिन. इज दिस क्लियर? तो ब्लड पे कैसा एक्शन है, जो हमें याद रखना है वो ये रखना है कि कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, क्योंकि ब्लड, बोन का रिजॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम हमारा ब्लड में नहीं आएगा बोन से, हमारा कैल्शियम का एक्सक्रीशन होगा तो ब्लड का कैल्शियम का होगा डिक्रीज होगा. So this is the action of calcitonin. अभी तक सेशन सभी को क्लियर होगा आई होप. मूविंग फर्दर, कुछ क्वेश्चंस ऐड किए, इसे आप ट्राई करना, बहुत इजी है. अगर आप कंसेप्ट पढ़ के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, काफी इजी है, नेक्स्ट टाइम और डिस्कस कर लेंगे. अगर किसी को डाउट होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू एवरीबॉडी. Hope you all like the session. Bye bye. Good night.